सुनो, सोनपुर के जंगलों में एक डरावना सा राज छुपा है। जानना चाहते हो? शंकर का परिवार तो बड़ी मस्ती से रह रहा था, लेकिन एक रात सब कुछ उलट पुलट हो गया। कीटों की फसलें बर्बाद हो गईं और फिर पेड़ों के पीछे से एक खौफनाक सी शक्ल निकली और एक डरावनी आवाज आई, मेरे खेत मेरा बदला। एक ऐसे काले जादू की कहानी जिसने पूरा घर तबाह कर दिया। ये कहानी है झारखंड की। वर्ष 2007 में झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था सोनपुर। इसी गांव में रहता था शंकर। शंकर एक मेहनती किसान था। वह अपनी पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ रहता था। शंकर की पत्नी सीता जो घर संभालती थी, और उसका एक बेटा 12 साल का जो अरुण, और एक लड़की 10 साल की पिंकी थी। शंकर बहुत ही खुशहाल परिवार के साथ रहता था और उसकी खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाईं। एक रात अचानक आंधी आई। बारिश इतनी जोरों से हो रही थी मानो आसमान फट जाएगा। सुबह शंकर खेतों की तरफ गया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। खेतों में लगी पूरी फसल बारिश की वजह से तबाह हो चुकी थी। शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि रात भर में आखिर ऐसा क्या हुआ। कुछ दिन बाद शंकर खेत में काम कर रहा था तो उसको एक अजीब तरह की तस्वीर मिली। तस्वीर पुरानी थी। उसमें एक अज्ञात व्यक्ति काले जादू की क्रिया करता हुआ दिखाई दे रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, शंकर तू मेरी जमीन हड़प कर खुश है ना? अब तेरा परिवार तबाह होगा। यह देखते ही शंकर का खून एकदम ठंडा पड़ गया। सालों पहले उसने गांव के बाहर एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन का असली मालिक कौन था यह किसी को नहीं पता था। शंकर ने इसे घर ले जाकर सीता को दिखाया। सीता को यह तस्वीर अशुभ लगी। उसने पुजारी को बुलाकर पूजा करवाई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसी रात के बाद उस घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रात होते ही घर से अजीब आवाजें आने लगीं। चीखना, घसीटने की आवाज। रात के अंधेरे में कोई साया गुजरता हुआ दिखाई देता। कभी चीजें अपनी जगह से हिलती हुई मिलती। शंकर के खेतों की फसल बर्बाद होने लगी। वो बीमार पड़ने लगे। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। इसी बीच शंकर और सीता भी दोनों बीमार पड़ गए। का बेटा अरुण और पिंकी दोनों डर से सहमे हुए माता पिता से लिपटे रहते थे। शंकर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात उसे तेज बुखार आया। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं, जैसे कि वह शंकर नहीं कोई और बोल रहा हो। वो बोल रहा था, जमीन वापस करो, जमीन वापस करो। सीता घबरा गई। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। बुजुर्गों ने बताया कि शंकर किसी आत्मा के प्रभाव में है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक तांत्रिक को बुलाया जाए। शंकर की हालत देख सीता के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने गांव के सबसे जाने माने तांत्रिक को, बाबा भैरवनाथ को बुलाया। बाबा भैरवनाथ एक लंबा चौड़ा भयानक दिखने वाला आदमी था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भस्म लगा था। वो एक कपाल लेकर आया और उसमें जलते हुए अंगारों पर कुछ जड़ी बूटियां डालकर पूजा करने लगा। कमरे में भयानक गंध सी फैल गई। बाबा भैरवनाथ ने शंकर को देखा और सीता को बताया, तुम्हारे घर पर काले जादू का साया है जो बहुत ही ताकतवर है। सीता घबरा गई। उसने पूछा, बाबा क्या बचाया जा सकता है? भैरवनाथ ने कहा, मुश्किल है लेकिन कोशिश की जा सकती है। इसके लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा। बाबा भैरवनाथ ने गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर अनुष्ठान करने का फैसला किया।
ने कई तरह की सामग्री जुटाई। बलि के लिए काला मुर्गा, खोपड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और एक खास तरह का तेल। रात के 12 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ। बाबा भैरवनाथ मंत्रों का जाप करने लगा। वातावरण भयानक हो गया। हवा में ठंडी लहरें चलने लगीं। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। अचानक तेज आंधी आई और आसमान बिजली से धौंकने लगा। और पिंकी दूर खड़े हुए सहमे से देखते रहे। अचानक अनुष्ठान के बीच में एक जोरदार चीख सुनाई दी। भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से कपाल छूट गया और अंगारे बिखर गए। भयानक आवाज गूंजी, मेरी जमीन कोई नहीं ले सकता। सीता और गांव वाले भी सहम गए। बाबा भैरवनाथ खड़ा हुआ। उसका चेहरा डरावना हो गया। उसने अरुण को आदेश दिया, अरुण जल्दी भागो, अपने घर जाओ, दरवाजा मत खोलना। अरुण और पिंकी बिना कुछ सोचे घर की ओर दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कि सहमी हुई उससे लिपट गई। फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार आवाजें दरवाजे से आ रही थी। कोई चीज दरवाजे को अपने नाखूनों से खुरेच रही हो। और पिंकी डर के मारे कांपने लगे। जैसे तैसे रात गुजरती है। सुबह सूरज निकला तो गांव में सन्नाटा था। अरुण ने आंखें खोली और पिंकी अभी भी सो रही थी। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर गांव के लोग इकट्ठे थे। शंकर और बाबा भैरवनाथ दोनों गायब थे। उनकी तलाश शुरू हुई। पूरे जंगल और गांव के आसपास ढूंढने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। रात होते ही गांव में फिर से चीखें शुरू हो गई। हफ्तों बीत गए मगर शंकर और बाबा भैरवनाथ का कोई पता नहीं चला। गांव में दहशत का माहौल था। हर रात अजीब सी आवाजें आती। अरुण और पिंकी बुरी तरह सहमे हुए रहते। उधर सीता भी बीमार पड़ गई थी। हर वक्त ये खौफ सताता था, शंकर के साथ आखिर क्या हुआ होगा। एक रात सोने से पहले सीता ने अरुण को पास बुलाया। सीता अरुण को बताती है कि वह तस्वीर जो खेत में मिली थी वो तस्वीर उसे याद है। अरुण हाँ में सर हिलाता है और सीता से कहता है कि हाँ, मुझे वो तस्वीर याद है। सीता ने कहा कि उस तस्वीर में लिखा था ना, शंकर तू मेरी जमीन हड़प कर खुश है ना, अब तेरा परिवार तबाह होगा। शायद वो जमीन का असली मालिक हो और असली मालिक को उसकी ज़मीन वापस करनी होगी। अरुण को याद आया कि वो ज़मीन जंगल के पास थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस ज़मीन पर सालों पहले एक आदिवासी बस्ती हुआ करती थी। शायद उसी बस्ती का कोई व्यक्ति उस ज़मीन का असली मालिक होगा। सुबह होते ही अरुण गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा नारायण के पास गया। नारायण ने अरुण की बात सुनी और बताया कि हाँ बेटा, वह जमीन पहले आदिवासियों की थी। उन्हें जंगल से निकाल दिया गया था। शायद उन्हीं में से कोई होगा। अरुण ने फैसला लिया कि वह जंगल जाएगा और पिंकी को घर पर अकेला छोड़ने में उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। सीता से मिला और बोला, माँ मैं जंगल जा रहा हूँ, उस जमीन के असली मालिक को ढूंढने की कोशिश करूंगा। सीता ने आंसू भरी आंखों से अरुण को आशीर्वाद दिया और बोली, जा बेटा। जंगल घना था। पेड़ों की ऊंची डालियां सूरज की रोशनी को रोकती थीं। हर तरफ एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। अरुण डर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहता था। घंटों चलने के बाद वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदिवासी आदमी बैठा हुआ था।
अरुण ने उस आदमी को नमस्ते किया और पूरी कहानी सुनाई। उस आदमी ने ध्यान से सुना, फिर बोला, हाँ, वो जमीन हमारी ही है और हमें धोखे से जंगल से निकाल दिया गया था। अरुण ने बाबा से पूछा कि बाबा, क्या आप वो जमीन वापस लेना चाहते हैं? आदिवासी ने कहा, बेटा, क्या फायदा, मेरे पिताजी ने उस जमीन पर बहुत मेहनत की है, उसे उपजाऊ बनाया है। लाल ने कहा कि बाबा, शायद यही रास्ता है कि मेरा परिवार बच सकता है, कृपया जमीन के कागजात मेरे नाम कर दीजिए। आदिवासी कुछ देर सोचता रहता है, फिर उसने कहा, ठीक है बेटा। आदिवासी ने जमीन के पुराने कागजात अरुण को दे दिए और अरुण खुशी खुशी वापस गांव की तरफ चल पड़ा। गांव लौटते वक्त अरुण की खुशी चिंता में बदल गई। जंगल का सन्नाटा टूट चुका था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, कोई खतरा मंडरा रहा हो। गांव पहुंचकर उसने देखा कि सीता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पिंकी दहशत से कांप रही थी। गांव वालों ने बताया कि रात भर अजीब सी आवाजें आती रहीं। किसी चीज के खुरदरे पैरों की आहट सुनाई देती रही। उन्होंने जल्दी से आदिवासी से मिले कागजात सीता को दिखाए। सीता ने उन्हें ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने गांव के मुखिया और पुजारी को बुलाया। उन्होंने कागजात को देखा और माना कि जमीन का असली हकदार अब अरुण है, जो कि पहले आदिवासियों की जमीन थी। उसी रात एक शांति पाठ का आयोजन किया गया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। एक पुजारी को बुलाकर मंत्रों का जाप किया गया और जमीन वापसी के लिए हवन किया गया। हवन के कुछ देर बाद गांव में शांति हो गई। सीता अपने बेटे अरुण और बेटी पिंकी के साथ रहने लगे, लेकिन आज तक शंकर का कोई पता नहीं लगा कि वो कहाँ है।